अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार। अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार। सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं पीसी यादव आप सभी मित्रों का, आप सभी साथियों का अपनी एकेडमी प्लेटफार्म पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, इन पंक्तियों से ये इंगित होता है कि मेरा क्या है, मेरा इस जीवन में कुछ नहीं है, सब तो उधार है, किसी का दिया हुआ है और अपनी केवल धार है। मैं केवल परिश्रम कर सकता हूँ, आपके लिए थोड़ा बहुत परिश्रम जो कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये परिश्रम आपकी सफलता में चंद हिस्सा अगर इसका काम में आ जाए तो अपने लिए सौभाग्य की बात मानूंगा। तो जो आजकल एमसीक्यू बेस्ड राज्य व्यवस्था पर वीडियो आपके साथ साझा किया जा रहा है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। वीडियो बड़े हो जा रहे हैं क्योंकि हम प्रत्येक प्रश्नों की सूक्ष्मतम व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमने प्रश्नों की संख्या को कम कर दिया है। अब केवल 5 प्रश्न होंगे और 5 प्रश्नों का हम सूक्ष्मतम व्याख्या करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। प्रश्न नंबर 1 में यह बताना है कि वह कौन सी रिट है जो न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। विकल्प नंबर ए परमादेश, विकल्प नंबर बी उत्प्रेषण, विकल्प नंबर सी प्रतिषेध, विकल्प नंबर डी अधिकार परीक्षा। इन सभी विकल्पों पर गौर फरमाएं तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विकल्प नंबर सी प्रतिषेध है। प्रतिषेध जो माननीय न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, उन्हीं रिटों में से एक है। आपको मालूम है कि अनुच्छेद 32 के पैरा 2 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 32 के पैरा 2 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा है। अब हम देखते हैं, प्रत्येक का अलग अलग हम व्याख्या करते हैं। पहले चर्चा करते हैं प्रतिषेध की। प्रतिषेध, इसका अर्थ है मना करना। यह रिट वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने से निषिद्ध किया जाता है जिसका कि वह अधिकारी नहीं है। ध्यातव्य है कि यह रिट सिर्फ न्यायिक व अर्ध न्यायिक कृत्यों के विरुद्ध जारी किया जाता है। अगर हम यहाँ विकल्प नंबर ए परमादेश की बात करें तो परमादेश, इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। जो परमादेश है, परमादेश परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। इसके तहत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को उनके विधिक, सांविधिक या लोक कर्तव्यों को करने का या अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। अतः इस रिट का प्रयोग ऐसे अधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है जो सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार या उपेक्षा करता है। अगर हम विकल्प नंबर बी की बात करें, विकल्प नंबर बी उत्प्रेषण की बात करें तो उत्प्रेषण का आशय क्या है? उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है पूर्णतया सूचित करना या मंगवा लेना। यह रिट भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण, ये दोनों जो रिट हैं वो किसके खिलाफ जारी की जाती हैं? ये अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है, किंतु दोनों रिटों का उद्देश्य पृथक है। प्रतिषेध रिट जो है वो कार्रवाई के दौरान कार्रवाई को रोकने हेतु जारी की जाती है, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्रवाई की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने हेतु जारी की जाती है। यहाँ इन दोनों रिटों के बारे में आप समझ लें। दोनों रिटें अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती हैं, किंतु दोनों रिटों का उद्देश्य पृथक पृथक है। प्रतिषेध रिट कार्रवाई के दौरान कार्रवाई को रोकने हेतु जारी की जाती है, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्रवाई की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने हेतु जारी की जाती है। अगर हम अधिकार परीक्षा की बात करें तो अधिकार परीक्षा क्या है? अधिकार परीक्षा को ही क्यों वारंटो कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है। यह रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए है। ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण किया है उसके खिलाफ अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है।
तो इस प्रकार अगर हम देखें इन चारों रिटों के अलावा एक रिट और है, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण को भी समझ लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। यह रिट ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है, कहीं बंद कर दिया गया है, उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वह कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? विकल्प नंबर 1 कानून की समझ समानता नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है। विकल्प नंबर बी राज्य के नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति है। विकल्प नंबर सी नए राज्य का निर्माण संसद की शक्ति है। विकल्प नंबर डी सरकारी नौकरी में अवसर की समानता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इन चारों विकल्पों को अगर हम देखें तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि राज्य के नाम का परिवर्तन करने का अधिकार माननीय संसद को है, न कि राज्य विधानसभा को है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य की क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी। अगर विकल्प नंबर 1 की बात करें तो कानून की समझ समानता की बात है, इसमें नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है, ये विकल्प सही है, ये सही सुमेलित है। विकल्प नंबर सी नए राज्य का निर्माण, तो नए राज्य का निर्माण संसद की शक्ति है, ये भी विकल्प सुमेलित है। विकल्प नंबर डी सरकारी नौकरी में अवसर की समानता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये भी विकल्प सही सुमेलित है। यहाँ आपको फिर से हम बता देते हैं कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? विकल्प नंबर ए अनुच्छेद 14, विकल्प नंबर बी अनुच्छेद 19, विकल्प नंबर सी अनुच्छेद 21, विकल्प नंबर डी अनुच्छेद 32। इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है? अगर हम चारों विकल्पों पर नज़र दौड़ाएं तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत विदेश जाने का भी अधिकार सम्मिलित है। वैसे आपको मालूम है कि मूल संविधान में या संविधान में कहीं भी मूल अधिकार के रूप में विदेश जाने का अधिकार लिपिबद्ध नहीं किया गया है, लेकिन मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के बाद में विदेश भ्रमण का अधिकार एक मूल अधिकार घोषित किया गया है तथा कहा गया कि प्राण का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है, वरन इसमें मानव गरिमा को बनाए रखने हेतु जीने का अधिकार है। अतः दैहिक स्वतंत्रता में संचरण की स्वतंत्रता यानी राइट टू मूव अर्थात इच्छा अनुसार कहीं भी कभी भी जाने की स्वतंत्रता शामिल है। अगर हम अनुच्छेद 14 की बात करें तो ये समता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 की बात करें तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 32 की बात करें तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी अनुच्छेद 21। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? विकल्प नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, विकल्प नंबर बी मौलिक अधिकार, विकल्प नंबर सी मौलिक कर्तव्य, विकल्प नंबर डी उपरोक्त सभी। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? चारों विकल्पों में अगर हम देखें तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है ये मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। अनुच्छेद 13
ये मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। इसके द्वारा न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। इसके तहत न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत है। न्यायालय की यह शक्ति न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति कहलाती है। वैसे जो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान की गई है। अब अगर देखिए अनुच्छेद 13 को, तो अनुच्छेद 13 में दो भाग है, अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(1) और अनुच्छेद 13(2). अनुच्छेद 13(1) संविधान पूर्व विधियों की बात करता है और अनुच्छेद 13(2) संविधान पश्चात विधियों की बात करता है। अब देखते हैं कि संविधान पूर्व विधियाँ क्या हैं। अनुच्छेद 13(1) के अनुसार मूल अधिकारों से असंगत संविधान पूर्व विधियां संविधान के लागू होने पर मूल अधिकारों से आच्छादित हो जाती हैं और सुसुप्ता अवस्था में चली जाती हैं। आच्छादन हटते ही वह पुनर्जीवित हो जाती हैं। भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये अनुच्छेद 13 जो का पैरा 1 है, ये भूत लक्ष्य नहीं है, अतः कोई भी संविधान पूर्व विधि प्रारंभतः शून्य नहीं है। संविधान पूर्व विधि जो भाग 3 से असंगत है, संविधान के लागू होने पर प्रभावहीन हो जाती है, किंतु अतीतकालीन संव्यवहारों के लिए यह विधि अस्तित्व में होती है। अगर अनुच्छेद 13 का पैरा 2 की बात करें तो संविधान के लागू होने के पश्चात विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों के बारे में है। इसके अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है या उन्हें न्यून करती है। ऐसी कोई विधि जो इस खंड के उल्लंघन में होगी, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। ऐसी विधि प्रारंभ से ही शून्य होती है। यहाँ उल्लंघन की सीमा तक शब्दों का विशेष महत्व है। यह पृथक्करणीयता के सिद्धांत से संबंधित है। इसके अनुसार यदि किसी अधिनियम का एक भाग मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है किंतु शेष भाग नहीं, तथा मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले भाग को शेष भाग से उस अधिनियम के मूलभूत उद्देश्यों को समाप्त किए बिना पृथक किया जा सकता है, तब उस पूरे अधिनियम को शून्य घोषित न कर केवल मूल अधिकारों से असंगत भाग को ही शून्य घोषित किया जाएगा। अर्थात अधिनियम को वैध तथा अवैध भाग को पृथक कर सिर्फ अवैध भाग को ही शून्य घोषित किया जाएगा। परंतु यदि वैध भाग अवैध भाग से इस प्रकार अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ हो कि अवैध भाग के पृथक करने पर अधिनियम का मूल उद्देश्य विफल हो जाएगा, तब न्यायालय द्वारा पूरा अधिनियम अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ज्ञातव्य है कि मूल अधिकारों से असंगत संविधानेतर विधि आरंभ से ही शून्य होती है, किंतु इस आशय की घोषणा न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। तो इस प्रकार अनुच्छेद का पैरा 1, पैरा 2 की मैंने विस्तृत व्याख्या आपके सम्मुख की। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 13 का जो मुख्य उद्देश्य है उस संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। इसका मौलिक अधिकारों का, यानी मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 13 का पैरा 1 और पैरा 2 समाहित है। अब देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो विकल्प नंबर ए है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर बात करें तो ए भाग 4 के अनुच्छेद 3651 में समाहित है। ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। दिलचस्प बात यह है कि ये भारत और आयरलैंड के संविधानों के अलावा किसी भी देश के संविधान में नहीं है। अगर हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में समझें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता कहा है। वहीं पर जी ऑस्टिन महोदय निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहते हैं और टी कृष्णामाचारी निर्देशक तत्वों की भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा से विभूषित किया है। अगर हम मौलिक कर्तव्य की चर्चा करें तो 1976 में कांग्रेस के द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में इसको समाहित किया गया। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा कुल 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी, लेकिन जब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया तो उसमें कुल 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। वर्तमान समय में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 और इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? वह कौन सा विकल्प है जो देश के शासन के लिए आधारभूत है? विकल्प नंबर ए मूल अधिकार, विकल्प नंबर बी मूल कर्तव्य, विकल्प नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, विकल्प नंबर डी मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। इन
चारों विकल्पों को अगर हम गौर से देखें तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ आपको अपनी मर्जी से कुछ सोचना नहीं है। यहाँ लिखा गया है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। अनुच्छेद 37 अनुच्छेद 37 में ये लिखा गया है, ये बताया गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। फिर भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकारों की चर्चा हमने किया ही है। मूल अधिकार भाग 3 में समाहित है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। मूल कर्तव्यों को अगर समझें तो भाग 4 में अनुच्छेद 51 का के तहत शामिल किया गया है। तो इस प्रकार आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। व्याख्या करने की वजह से वीडियो लंबा खिंच जाता है। इसी के साथ ही वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।